आज हम देखेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मतलब कि इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है कि जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो ह्यूमन के लाइफ में कैसे अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। तो माइक्रोब्स क्या होते हैं, सबसे पहले वे देखते हैं। तो माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स में फंजाई भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं। देखिए हमको इस चैप्टर में टॉपिक्स कौन कौन सा पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक्स को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, किसमें, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में। दूसरा हो गया माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। तीसरा माइक्रोब्स इन द बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस प्रोडक्शन में। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। और माइक्रोब्स है जब बायो कंट्रोल एजेंट्स, और माइक्रोब्स है जब बायो फर्टिलाइजर। देखिए माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कैसे करते हैं, जैसे घरों में क्या होता है, दूध से दही बनता है कि नहीं बनता है, तो वो चीज़ हो गया। इंडस्ट्रियल में हमारा बियर बना सकते हैं और ब्रेड बनाते हैं। बायोगैस प्रोडक्शन वही जो हमारी मीथेन हो गई, बायोगैस प्रोडक्शन करते हैं जिससे क्या हो कि लाइटनिंग की जा सके, चाहे भोजन बनाया जा सके उस गैस से। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, जिससे कि क्या हो कि जो हमारे पोल्यूटेड वाटर है उसको, जो पोल्यूटेड जो वाटर है उसको हम डायरेक्ट क्या करें, नदी या समुद्र में न डालें, नदी या समुद्र में डायरेक्ट न डालें। पहले उसे क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए, ताकि उसमें से जो जो उसमें जो क्या है, जो हमारा पोल्यूटेड मटेरियल है वो बाहर निकल जाए, उसके बाद उसमें डालें, ताकि जो जिस रिवर में या जिस हम समुद्र में डाल रहे हैं वो ज़्यादा पोल्यूशन उसमें न हो। अब देखते हैं माइक्रोब्स है जब बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल मतलब, बायो कंट्रोल एजेंट्स मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो बायो कंट्रोल एजेंट वे एजेंट होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। देखिए माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। देखिए हम क्या करते थे ना कि पहले ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते थे, जैसे कि डीडीटी हो गया। तो इनका अधिक यूज करने की वजह से जो हमारी भूमि होती थी, जो हमारी मिट्टी होती थी वहाँ की, वो बंजर हो जाती थी, बैरेन हो जाती थी। ठीक है ना। तो इसको देखते हुए वैज्ञानिकों ने कुछ खोजा और क्या पाया, क्या निकाला, बायो फर्टिलाइजर्स को लाया। ठीक है ना, बायो फर्टिलाइजर्स को लाया। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स को लगातार यूज करने से भूमि क्या हो जाती है, बैरन या बंजर हो जाती है। जैसे उसमें डीडीटी हो जाता है हमारा, डीडीटी। ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं। देखिए माइक्रोब्स ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का यूज देखते हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट, सबसे पहले लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैब बोल दीजिए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये क्या करता है, कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड, यानी मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है, कर्ड में, दूध को दही में कन्वर्ट करता है। या एसिड बनाता है जो कि मिल्क को पार्शियल डाइजेस्ट या कोएगुलेट कर देता है। जब हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस को दूध में डालते हैं तो यह एक ऐसा एसिड बनाता है ना, जो उस मिल्क को पार्शियली मतलब थोड़ा कम डाइजेस्ट, पार्शियल मतलब आधा समझ लो, पार्शियली डाइजेस्ट, थोड़ा मतलब 20 से 25% तक डाइजेस्ट करके क्या करेगा, कोएगुलेट कर देगा, उसको कोएगुलेट कर देता है। देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड स्मॉल अमाउंट, जिससे देखो जैसे दूध से हमको दही बनाना है, दूध से क्या बनाना है, दही बनाना है, तो उस दूध में हमको क्या डालना पड़ेगा, एक खट्टा होता है, खट्टा या इनाकुलम या स्टार्टर बोलते हैं, जिसको इनाकुलम या स्टार्टर बोलते हैं। तो उसको डालते हैं फ्रेश मिल्क में, और उसका टेम्परेचर कितना रखते हैं, उस मिल्क का टेम्परेचर कितना रखते हैं, 38 to 40, यानी मतलब 38 लिख दिया, 35 लिख दिया, यानी 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है ना। क्या करेंगे कि दूध को क्या करेंगे कि 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम गर्म करेंगे तथा उसमें इनाकुलम को डाल देंगे, जिससे क्या करेगा कि उसमें बैक्टीरिया जो रहेगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, उस दूध को क्या करेगा कि अब थोड़ा पार्शियल डाइजेस्ट करेगा, थोड़ा डाइजेशन अब चालू कर देगा, जिससे वह मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ड में, यानी दही में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना। और जैसे यहाँ पे इनाकुलम आप याद कर लीजिए कि इनाकुलम की आवश्यकता पड़ती है दूध से दही बनाने के लिए, वही जोरन जिसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए मिल्क से ज़्यादा विटामिन कर्ड में होता है, मिल्क से ज़्यादा विटामिन किस में होता है, कर्ड में। और सबसे ज़्यादा वाला विटामिन वो विटामिन B12 इन रिच, मतलब जो कर्ड है ना, कर्ड में कौन सा विटामिन, विटामिन B12 पाया जाता है। विटामिन B12 का जो जो केमिकल नेम है वो साइनोकोबैल्मिन है। कौन सा है, साइनोकोबैल्मिन है। साइनोकोबैल्मिन या विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, परनीसियस एनीमिया। कौन सा, परनीसियस एनीमिया। तो मिल्क में सबसे ज़्यादा मिल्क से ज़्यादा विटामिन में, मिल्क से ज़्यादा कर्ड में विटामिन पाई जाती है, मिल्क से ज़्यादा किसमें, कर्ड में विटामिन पाई जाती है। वो कौन सी विटामिन है, विटामिन B12 होती है, जिसका एक केमिकल नेम साइनोकोबैल्मिन है। इसकी कमी से परनीसियस एनीमिया हो जाता है।
ठीक है ना। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करते हैं, माइक्रोब्स को चेक करते हैं, माइक्रोब्स को चेक करते हैं, माइक्रोब्स को चेक करते हैं, ताकि हमारे शरीर में वो है तो नहीं, कोई डिजीज तो काज नहीं करेगा, उसको क्या करेंगे, चेक करते हैं। अब आ जाइए, दूध से दही तेजी से पचाया जाता है, मतलब दूध की तुलना में जो दही है ना, उसको हम तेजी से पचा सकते हैं, दूध की तुलना में हम दही को तेजी से पचा सकते हैं। देखिए, कर्ड में क्या होता है कि मोर प्रोटीन, कर्ड में क्या पाया जाता है, मोर प्रोटीन पाया जाता है, मोर मिनरल्स पाया जाता है, मोर प्रोटीन, मोर मिनरल्स और मोर विटामिन। तो दूध की तुलना में जो कर्ड होती है ना, दूध की तुलना में, मिल्क की तुलना में जो कर्ड होती है ना, कर्ड में ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, मोर मिनरल पाया जाता है और मोर विटामिन पाया जाता है। अब देखिए, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन देखते हैं, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन देखते हैं, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के बारे में देखते हैं। एक सेकेंड, पहले हमको ये सेट कर लेने दीजिए। तो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पायरेशन, यानी बैक्टीरिया क्या करेगा यहाँ पे, एनारोबिक रेस्पायरेशन करेगा, मतलब बिना ऑक्सीजन के। तो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन का यूज किस में किया जाता है, डोसा में, इडली में, सांभर में, ढोकला में, ये सब बनाने में किया जाता है। तो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन का उपयोग हम किस में करते हैं, डोसा बनाने में, इडली बनाने में और ढोकला वोकला बनाने में, जो गुजरात में ज़्यादा फेमस। देखिए, इसमें से देखिए, डोसा बनाना हो या इडली बनाना हो, सबसे पहले हमको किसका आवश्यकता पड़ती है, डफ की आवश्यकता पड़ती है, किसकी, डफ की आवश्यकता पड़ती है। जो डफ होता है ना, उसको क्या करते हैं कि मान लो डफ होता है ना, जो हमारा आटा होता है, उसमें चीनी को मिला के और कुछ सोडा भी डाला जाता है, जो खाने वाला सोडा है उसको डाला जाता है, तथा गूंथ कर उसे क्या कर दिया जाता है, कुछ घंटों के लिए या पूरी रात के लिए रख दिया जाता है, उसमें हम मिला देते हैं बैक्टीरिया को, ईस्ट को मिला देते हैं और पूरी रात के लिए छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है ना कि जो हमारा डफ होता है, वो आटा होता है, वो थोड़ा फूल जाता है, क्या हो जाता है, फूल जाता है। क्यों फूल जाता है, क्योंकि जो उसमें ईस्ट हम डाले हैं, जो बैक्टीरिया हम डाले हैं, ईस्ट डाले हैं, वो ईस्ट क्या करता है, शुगर को खाता है और शुगर को पचाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस डफ में क्या करेगा, ईस्ट शुगर को खाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बना देगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से वो आटा फूला फूला सा लगता है, पफी अफियरेंस, यानी पफ्ड अफियरेंस, पफी अफियरेंस होता है, फूला फूला सा। देखिए, बेकर सिस्ट, बेकर सिस्ट कौन सा है, सैकेरोमाइसिस सर्विसियाई, सैकेरोमाइसिस सर्विसियाई, इसका उपयोग पेस्टी, ब्रेड, बियर और ब्रेड हो गया हमारा, बियर या वाइन हो गया, इनको बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। तो जो बेकर सिस्ट होते हैं, सैकेरोमाइसिस सर्विसियाई, उसका उपयोग पेस्टी हो गया हमारा, ब्रेड हो गया तथा बियर बनाने में किया जाता है। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फर्मेंटर्स क्या होते हैं, फर्मेंटर्स क्या होते हैं, फर्मेंटर्स क्या होते हैं ना कि एक लार्ज वेसल्स होते हैं, मान लीजिए कि क्या होते हैं, एक लार्ज वेसल्स होते हैं, जैसे 500 लीटर का हो गया, 1000 लीटर का हो गया, ऐसे बड़े बड़े क्या होते हैं, टैंकर्स होते हैं। तो फर्मेंटर्स क्या होते हैं कि बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, ये बड़े बड़े वेसल्स या बर्तन होते हैं, जिनमें माइक्रोब्स द्वारा लार्ज अमाउंट में बेवरेजेज, एंटीबायोटिक्स को बनाया जाता है। बेवरेजेज यानी एल्कोहल, बेवरेज यानी एल्कोहल, एल्कोहल में कौन हो जाएगा, विस्की, ब्रांडी, रम, वाइन, बियर, टोडी, ये सब इनको बनाया जाता है। और एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है, एंटीबायोटिक्स पेनिसिलियम हमारा हो गया। तो देखिए, बेवरेजेज, एल्कोहल को दो तरह से बनाया जाता है, एक विद डिस्टिलेशन, एक विदाउट डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब ना एक थोड़ा और अच्छे से उसको साफ कर दिया जाएगा, समझिए, थोड़ा अच्छे लेवल पे बनाया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विथ डिस्टिलेशन। तो विथ डिस्टिलेशन मतलब डिस्टिलेशन के साथ किसको बनाया जाता है, विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, रम, विस्की, ब्रांडी और रम। और विदाउट डिस्टिलेशन, बिना डिस्टिलेशन के वाइन, बियर और टोडी हो गया, वाइन हो गया, बियर हो गया मेनली, और एक टोडी हम साइड से लिख दिए हैं, ठीक है ना, टोडी जो कि साउथ इंडियन में फेमस है। तो देखिए, सैकेरोमाइसिस सर्विसियाई जो ब्रीवर सिस्ट होता है, उसका उपयोग सीरियल्स और फ्रूट जूसेस को फर्मेंट करने में, फर्मेंट मतलब सड़ाने में किया जाता है, जिससे इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। देखिए, अंगूर होता है ना, जो महुआ हो गया हमारा, उससे भी हमारा क्या करता है, शराब बनाया जाता है, अंगूर से, महुआ से शराब बनाया जाता है। उसमें क्या करते हैं, सैकेरोमाइसिस जो सर्विसियाई ईस्ट होता है, उसको उसमें मिला के और उस फ्रूट को, उस जो फ्रूट के बाल को, या जो सीरियल बोलिए, जो फ्रूट का जूस हो गया, उसको क्या किया जाता है, सड़ाया जाता है, तब हमारा जाके इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। तो सैकेरोमाइसिस सर्विसियाई का उपयोग सीरियल्स और फ्रूट जूस को फर्मेंट करने में किया जाता है, जिससे इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। पाम सैप तोड़ी बनाया जाता है, जो हमारा पाम सैप होता है ना, पाम सैप, उससे क्या बनाया जाता है, पाम सैप से क्या बनाया जाता है, टोडी को बनाया जाता है, जो कि साउथ इंडिया में बहुत ही फेमस होता है। तड़कुल का पेड़ देखे है ना, तो उसमें पाम सैप पाया जाता है, तड़कुल बोलते हैं हम लोग की तरफ। देखिए, पाम सैप से टोडी को बनाया जाता है, जो कि साउथ इंडिया का बहुत ही फेमस ड्रिंक होता है। आपने कभी पिया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, हमने तो भाई बहुत बार पिया है। अब देखिए, एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स क्या होता है, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक्स मतलब लाइफ, यानी लाइफ के अगेंस्ट। वो कौन सा लाइफ होगा, हार्मफुल लाइफ,
मतलब जो कि अन्य जीवों के लिए क्या हो, हार्मफुल हो, उन उस लाइफ के प्रति क्या हो, एंटी हो, मतलब उसको मारने का काम करे। एंटी मतलब अगेंस्ट, और बायोटिक मतलब लाइफ, लाइफ के अगेंस्ट। तो देखिए केमिकल सब्सटेंस है, एंटीबायोटिक क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जो कुछ माइक्रोब्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो कुछ माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि अन्य हार्मफुल डिजीज काजिंग बैक्टीरिया को मारता है, या डिजीज काजिंग बैक्टीरिया को, या डिजीज काजिंग पैथोजेंस हो जाते हैं जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं उनको मारने का काम करता है। तो एंटीबायोटिक्स केमिकल सब्सटेंस है जो कि कुछ माइक्रोब्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो अन्य हार्मफुल डिजीज काजिंग बैक्टीरिया को मारता है। इसको डिस्कवर कौन किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को इसके लिए क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की खोज की थी, सबसे पहले एंटीबायोटिक खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की थी, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। इन्होंने क्या किया था ना कि इन्होंने क्या किया था कि बहुत सारी पेट्री डिश ली, क्या ली, पेट्री डिश ली, और उस पर बैक्टीरिया को ग्रो कराया, उस पर क्या करा, बैक्टीरिया को ग्रो कराया। उन्होंने देखा कि एक पेट्री डिश पे के ऊपर बैक्टीरिया क्या कर रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है। मान लीजिए उन्होंने 10 पेट्री डिश लिया, कितना लिया, 10 पेट्री डिश लिया, उनमें देखा कि एक पे क्या कर रहा है, बैक्टीरिया अपना ग्रो नहीं कर रहा है। क्यों क्यों नहीं ग्रो कर रहा है, इसको पता लगाया उन्होंने, तो पाया कि यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे पेनिसिलियम नोटेटम नाम का फंगस है जो कि कुछ केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, क्या कर रहा है, केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे हैं और मर जा रहे हैं। ठीक है ना। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था कि कुछ पेट्री डिश ली थी, मान ली 10 पेट्री डिश ली थी, उनमें से जो 9 थे, 9 पे तो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था लेकिन एक पे ग्रो नहीं कर रहा था। तो उसका इन्होंने पता लगाया और पाया कि वहाँ पे पेनिसिलियम नोटेटा नाम का एक फंगस है जो कि एक केमिकल रिलीज कर रहा है। वही केमिकल क्या हो जाता है, पेनिसिलिन। उस केमिकल को क्या नाम दिया, पेनिसिलिन नाम दिया, जो कि वहाँ पे बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दे रहा था, वहाँ पे बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दे रहा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब पेनिसिलिन की खोज की थी तो उसके लिए उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। अब देखिए हमारे शरीर में यार कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स का काम पड़ता है, जैसे एस्परजिलस नाइजर एक फंगस होता है, एस्परजिलस नाइजर एक माइक्रोब है, क्या है, माइक्रोब है। एस्परजिलस नाइजर एक फंगस है जो कि साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। अब साइट्रिक एसिड का उपयोग कहाँ पे करते हैं, प्रिजर्वेटिव के रूप में, किसके रूप में, प्रिजर्वेटिव के रूप में, ताकि खाना वाना हमारा बेकार ना हो। ठीक है ना। तो आचार में किया जाता है प्रिजर्वेटिव के रूप में, आचार हो गया पिकल, क्या बोलते हैं, पिकल बोलते हैं। ठीक है ना, पिकल्स में किया जाता है। अब देखते हैं दूसरा, एसिटोबैक्टर एसिटाई एक बैक्टीरिया होता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो कि एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है। कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड। क्लास्ट्रीडियम ब्यूटिलिक होता है जो कि क्लास्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम जो कि एक बैक्टीरिया जो कि ब्यूटिलिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्लास्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम हो गया जो कि एक बैक्टीरिया जो कि ब्यूटिलिक एसिड प्रोड्यूस करता है। चौथा हो गया लैक्टोबैसिलस, एक बैक्टीरिया होता है जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जो कि दूध से दही बनने में सहायता करता है हमारा। ठीक है ना। तो यहाँ पे एस्परजिलस नाइजर एक फंगस होता है जो कि साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई एक बैक्टीरिया है जो कि एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है। देखिए यहाँ पे जो एस्परजिलस नाइजर है केवल वही एक फंगस होता है, और ये तीनों क्या होते हैं, बैक्टीरिया होती है, तीनों क्या है, बैक्टीरिया है। तो एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम ब्यूटिलिक एसिड, और लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड हो गया। वहीं पे आ जाते हैं ईस्ट यानी सैकेरोमाइसिस सर्विसियाई, क्या प्रोड्यूस करता है, इथेनॉल यानी बेवरेजेज, ब्रीवर्स या ब्रेवरेजेज। अब देखिए एंजाइम्स के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहले पहला एंजाइम है लाइपेज हमारा, कौन सा, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, डाइजेस्ट करता है लिपिड या ऑयल को, लिपिड या ऑयल को डाइजेस्ट करता है, लिपिड को या ऑयल को डाइजेस्ट करता है। तो डिटर्जेंट में यूज होता है, जो लाइपेज होता है ना उसका उपयोग डिटर्जेंट में करते हैं, ताकि यदि कपड़े पे हमारे अचानक मान लो छोला भटूरा चाहे कुछ भी खा रहे हैं तो क्या तेल ओल गिर गया, जैसे उसका जो तेल ओल मान लो गिर गया, लग गया, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिटर्जेंट का यूज करते हैं। डिटर्जेंट का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि डिटर्जेंट में क्या मिलाया गया होता है, लाइपेज एंजाइम मिलाई गई होती है, लाइपेज जो कि लिपिड को पचाने का काम करती है। तो उस कपड़े में क्या होगा कि जो ऑयल होगा हमारा, लिपिड होगा, उसको क्या कर देगी, पचा देगी, उसको वहां से निकाल के बाहर फेंक देगी। ठीक है ना। तो लाइपेज का काम क्या होता है, डाइजेस्ट ऑफ द लिपिड, लिपिड का डाइजेशन करना और ऑयल्स का डाइजेशन करना। डिटर्जेंट्स में यूज होता है जिससे वह कपड़े पर लगे ऑयल को रिमूव कर सके। अब एक और एंजाइम का देख लीजिए, पेक्टिनेज और या प्रोटीएजेज, पेक्टिनेजेज या प्रोटीएजेज। पेक्टिनेजेज देखिए, पेक्टिनेजेज में एजेज लगा है ना पे, एजेज मतलब एंजाइम हो जाता है, एजेज मतलब एंजाइम, जहाँ पे एजेज लग गया वहाँ पे क्या हो गया, एंजाइम हो गया। और पहला क्या हो गया, वहाँ पे पेक्टिन हो गया। तो यानी पेक्टिन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम उपयोग हो रहा है, पेक्टिनेज। तो सबसे पहले देखते हैं पेक्टिनेज क्या होता है। तो कोई भी जब फ्रूट है ना तो उसकी वाल होती है ना जो ना, वो किससे बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है। जो कोई भी फ्रूट हो, कोई भी फ्रूट आप ले लीजिए, मैंगो ले लीजिए, लीची लीजिए, कोई भी फ्रूट, तो उसकी जो वाल होती है वो पेक्टिन की बनी होती है। उस पेक्टिन
की बनी होती है जो बाल, मान लो हमको मैंगो का जूस निकालना है, तो क्या करेंगे, मैंगो को क्या करेंगे कि हम बहुत मतलब पीस देंगे, उस मशीन में डाल के उसका हम जूस बना लेंगे। तो देखेंगे मैंगो में हम देखेंगे कि ना कि उसमें बहुत सारे क्या हो रहा है, पल्प पाए जा रहे हैं। मैंगो में क्या है, बहुत सारे पल्प पाए जा रहे हैं, रेशे पाए जा रहे हैं। तो उन रेशों को या पल्प को रिमूव करने के लिए हम पेक्टिनेज एंजाइम का उपयोग करते हैं, ताकि जो उसका जो कवर था, आउटर मोस्ट कवर था, जो छिलका था, उसको वो पेक्टिनेज एंजाइम क्या कर सके, पचा सके, जो पेक्टिनेज से बना था। देखिए किसी भी फ्रूट की आउटर मोस्ट कवरिंग पेक्टिन से बनी होती है। जो किसी कोई भी फ्रूट है ना, उसके जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो किससे बनी होती है, फ्रूट से बनी होती है, जो एक प्रोटीन है, जो एक प्रोटीन होता है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए पेक्टिनेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है ना, आवश्यकता पड़ती है। अब इसका उपयोग देख लीजिए, टू क्लेरिफाई बॉटल जूस, जो बॉटल के जूस आते हैं ना, बहुत क्लेरिफाई होते हैं एकदम, देखेंगे कि उसमें कुछ ऐसा वैसा नहीं रहेगा, एकदम क्लेरिफाई होते हैं, स्मूथली होते हैं। और रिमूव पल्प फ्रॉम जूस, जूस से क्या निकाल रिमूव करने के लिए, पल्प को रिमूव करने के लिए। घर पे अब कभी आप जूस बनाइए और कभी मार्केट से खरीद के ले आइए, वहाँ पे आप अंतर देखेंगे। आपके जूस में पल्प ज़्यादा होंगे, क्या होंगे, पल्प ज़्यादा होंगे, लेकिन मार्केट वाले में कम होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे पेक्टिनेज एंजाइम का उपयोग किया गया है, जिससे पेक्टिनेज क्या किया है कि उसमें जो पेक्टिन पाया जा रहा है उसको रिमूव कर दिया है। अब देखते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा प्रोड्यूस होता है, जो कि एक क्लॉट बस्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज को स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। किसके द्वारा, स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि एक क्लॉट बस्टर है। जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट होते हैं ना, उनमें क्या होता है ना, अक्सर की जो उनकी ब्लड वेसल्स होती है ना, उनमें ब्लड जमने लगता है, ब्लड जमने लगता है। तो उनको तोड़ने के लिए, क्लॉट को ब्रस्ट करने के लिए क्लॉट बस्टर का उपयोग करते हैं, जो कि स्ट्रेप्टोकाइनेज है। तो उनको ब्रस्ट करने के लिए, ताकि यह ब्लड क्या करे, आगे आसानी से जा सके और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ना हो। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है कि स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और एक क्लॉट बस्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन वाले पेशेंट्स में क्लॉट को रिमूव करने में इसका उपयोग किया जाता है। और ये क्या करता है, डिजॉल्व ऑल ब्लड क्लॉट्स, जो हमारे वेसल्स में क्लॉट, जो ब्लड क्लॉट हुए थे ना, उसको क्या करेगा, डिजॉल्व कर देगा। क्या कर देगा, डिजॉल्व कर देगा। अब देखते हैं साइक्लोस्पोरिन क्या होता है। साइक्लोस्पोरिन क्या है, एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यानी इम्यून को सप्रेस करने वाले, इम्यून को दबा देने वाला, या इम्यून को कम कर देने वाला। जब कोई भी बाहर से, मतलब फॉरेन बॉडी जब हमारे बॉडी में जाता है, मतलब कोई भी बाहर से बॉडी जब हमारे बॉडी में जाएगा ना, तो हमारी जो हमारी इम्यूनिटी है ना, वो एक्टिव हो जाती है। तो उसको कम करने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए साइक्लोस्पोरिन का उपयोग किया जाता है। जो जैसे हम देखते हैं ना कि ग्राफ्टिंग यानी जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जैसे हमको किडनी को क्या करना है, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन बॉडी में डालना है, तो क्या करेंगे, उस किडनी को उसमें जब लगाएंगे ना, तो वहाँ पे इम्यून सिस्टम क्या करेगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, जिससे वहाँ पे रिजेक्शन का खतरा बना रहता है। मतलब कि बॉडी क्या करेगी, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, रिजेक्ट करने लगती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे साइक्लोस्पोरिन का उपयोग करते हैं, जिससे इम्यून क्या हो जाता है, हमारा सप्रेस हो जाता है और एक्टिव ज़्यादा नहीं हो पाता है। देखिए साइक्लोस्पोरिन एक फंगस ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से प्रोड्यूस होता है। जो साइक्लोस्पोरिन है वो किसके द्वारा, एक फंगस के द्वारा, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम के द्वारा प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। तो साइक्लोस्पोरिन फंगस ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम के द्वारा प्रोड्यूस होती है और इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में उपयोग की जाती है। ग्राफ्ट रिजेक्शन से बचाती है। किससे, ग्राफ्ट रिजेक्शन, वही जो हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, किडनी उडनी जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो उससे बचाती है। कॉर्टिसॉल का भी उपयोग इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में किया जाता है। किसका, कॉर्टिसॉल किससे रिलीज होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। किससे, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। देखिए एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, एक एड्रिनल मेडुला होता है। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो बाहरी वाला भाग होता है ना, उससे कॉर्टिसॉल रिलीज होता है, जो कि एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। अब देखते हैं स्टेटिन क्या होता है। स्टेटिन क्या होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। मान लीजिए हम ज़्यादा तेल वाला चीज़ खा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। जिससे कोलेस्ट्रॉल क्या होगा कि हमारे ब्लड वेसल्स में ना थक्का मतलब हमारी जो ब्लड वेसल्स है, मान लो इतनी मोटी ब्लड वेसल्स थी, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, जमा होने लगेगा। जिससे ये और क्या होगी, पतली होने लगेगी, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ये क्या होगी, जैसे हम पाइप है ना, तो पाइप का मुंह दबाते हैं तो पानी तेजी से फेंकने लगता है। वैसे ही समझिए कि जब जब हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो जमा होने लगेगा, तो क्या होगा, ये नैरो हो जाएगी, पतली हो जाएगी, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे स्टेटिन का उपयोग किया जाता है। तो स्टेटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। प्रोड्यूस कहाँ से होता है, मोनेस्कस परप्यूरियंस के द्वारा। किसके द्वारा, मोनेस्कस परप्यूरियंस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। स्टेटिन कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, मोनेस्कस परप्यूरियंस से प्रोड्यूस किया जाता है।
स्टैटिन्स उन एंजाइम्स को सेक्रेशन को इनहिबिट कर देता है, जो हमारा स्टैटिन है ना उन एंजाइम के सेक्रेशन को इनहिबिट कर देगा जो कि कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में सहायता कर रही थी। अब कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का, एक लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एक हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो लो डेंसिटी वाला होगा, लो वाला मतलब छोटा वाला, लो वाला मतलब कम, जो घर में छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा परेशान करते हैं, ज़्यादा मंडित होते हैं, ठीक है ना। तो लो डेंसिटी प्रोटीन क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि क्या कर देता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। मान लो पूरे शरीर में घूमता रहता है और कहीं भी जाके चिपक सकता है, कहीं भी जाके चिपक सकता है। मान लो यहाँ पे चिपक गया तो ये नली क्या होगी, इतनी पतली होगी ना, जहाँ ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो वही लो डेंसिटी प्रोटीन, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होती है और ये इंक्रीज कर देती है हमारे ब्लड प्रेशर को। वहीं पे हाई डेंसिटी एक प्रोटीन होती है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है। अब देखिए स्ट्रोजन क्या है, नेचुरल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। जो हमारा स्ट्रोजन क्या होता है, नेचुरल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। मतलब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है ना, उसको नेचुरली क्या करता है, कम कर देता है। अब देखते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज म्यूनिसिपल वास्ट, तो देखिए सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट, जैसे शहरों में देखा जाता है ना कि अक्सर बड़े बड़े नाला होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गंदा पानी होता है। तो क्या किया जाता है कि अक्सर उस नाले के पानी को, जो म्युनिसिपल वास्ट होता है, वास्ट वाटर होता है, उसको डायरेक्ट क्या कर दिया जाता है, नदी में कभी कभी डाल दिया जाता है, जिससे वो नदी क्या हो जाती है, पोल्यूटेड हो जाती है, नदी पोल्यूटेड हो जाती है। इससे बचने के लिए हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उपयोग करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, उस गंदे पानी को ना एक टैंक में डाला जाता है, किसमें, एक टैंक में डाला जाता है, और यहाँ पे जाली लगा दी जाती है। कैसा जाली, समझिए, एक लगा दी जाती है और वहां से छाना जाता है, इसको क्या जाता है, छाना जाता है। जिसके बाद छानने से क्या होता है कि इसमें जो बड़े बड़े जो बॉटल्स हो जाएंगे हमारे, जो बड़ी बड़ी वस्तुएं हो जाएंगी, वो पानी के ऊपर ही रह जाती हैं, यहीं पे रह जाएंगी। और नीचे क्या हो जाएगा, हमारा नीचे जो हमारा मिट्टी होगी वो क्या होगी, बैठ जाएगी, नीचे मिट्टी बैठ जाती है, जिसे हम सेडिमेंटेशन बोल देते हैं। तो देखिए माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो सीवेज यानी म्युनिसिपल वास्ट वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। जो सीवेज होता है ना हमारा, जो शहरों का सीवेज होता है ना, जो म्युनिसिपल वास्ट वाटर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब कचरा समझ लीजिए, पाया जाता है। और उसमें क्या होता है, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, जिससे वो वाटर होता है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होता है। सीवेज का ट्रीटमेंट प्लांट में किया जाता है। जो सीवेज होता है, जो हमारा सीवेज निकला था शहर से, सिटी का, उसका ट्रीटमेंट कहाँ किया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में किया जाता है, जिससे वह कम पोल्यूटेड हो जाता है। इसमें इंक्लूड दो स्टेप्स। सीवेज ट्रीटमेंट जो प्रक्रिया है ना, उसमें दो स्टेप होता है, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, फिजिकल ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होगा, फिजिकल ट्रीटमेंट, यानी जो पानी आएगा उसको हम क्या करेंगे, फिजिकली ट्रीट करते हैं। वही फिजिकली ट्रीट करेंगे, पानी को एक टैंक में क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, और ऊपर से जो डेब्रीज होंगी उनको क्या करेंगे, निकाल लेंगे, उनको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे या छान लेंगे, ठीक है ना। और नीचे क्या बैठ जाता है, स्मॉल पेबल सॉयल हो जाएगा हमारा, जो हमारी ग्रीट हो जाता है, कचरा जो हमारी हो जाती है, ठीक है ना। तो जो हमारे सॉयल होगी वो कहाँ बैठ जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, और बीच में क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा साफ वाला थोड़ा सा, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम फिजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो प्रोसेस होता है, एक सेडिमेंटेशन और एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होती है, एक फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, फिजिकली हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। इट इंक्लूड्स रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डेब्रीज ऑफ सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन के द्वारा जो फ्लोटिंग डेब्रीज, जो तैरती हुई डेब्रीज है ना, जो तैरती हुई जो हमारी बोटल्स हो जाती हैं, उनको हम रिमूव करते हैं। रिमूवल ऑफ ग्रीट सॉयल यानी स्मॉल पेबल्स बाय सेडिमेंटेशन। अब देखिए यहाँ पे बॉटल्स तो ऊपर रह जाती हैं, लेकिन जो मिट्टी होता है वो नीचे जाके बैठ जाता है, और बीच में क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे वाटर हो जाता है, वहाँ के यहाँ पे क्या हो जाता है, वाटर हो जाता है, हम जिसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। अब इसको हम किस में डालेंगे, एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर में डालते हैं। किस में डालते हैं, एक आगे ले लीजिए, एक आगे टैंक होता है, उसमें डाल देते हैं, और उसके ऊपर क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं, और बैक्टीरिया जब ग्रो करता है तो उसके साथ साथ
फंगस भी ग्रो कर जाता है। क्या कर जाता है? फंगस भी ग्रो कर जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? फ्लक्स कहा जाता है। तो सबसे पहले जो म्युनिसिपल वास्ट आया उसको हम लोगों ने छान लिया, नीचे बैठ गया हमारा मिट्टी और ऊपर क्या हो गया? पानी। और मिट्टी को भी हम निकाल लेंगे और जो पानी से बच जाएगा उसको हम एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। अब इस एक्टिवेटेड स्लज को हम आगे एक टैंक में डालते हैं, जहाँ पे क्या किया जाता है कि जहाँ पे माइक्रोब्स का ग्रोथ कराया जाता है, और उसमें ना हवा दी जाती है। क्या की जाती है? पंखी लगाकर क्या दी जाती है? हवा दी जाती है। हवा दी जाती है जाके, ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन मिल सके, और जहाँ पे जो माइक्रोब्स है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर सके? डाइजेशन अच्छे से अच्छा कर सके। देखिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो जो प्राइमरी इफ्लुएंट था उसको एरिएशन टैंक में, देखिए यहाँ पे जो एक्टिवेटेड स्लज था ना उसको हम किस में डाल दिए? एरिएशन टैंक में डाल दिए। किस में डाल दिए? एरिएशन टैंक में डाल दिए। एरिएशन टैंक में डाल देते हैं, जहाँ पे क्या किया जाता है कि ऑक्सीजन का एजिटेशन किया जाता है। क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, पंखा करते हैं, ठीक है, जिससे वहाँ पे एरोबिक माइक्रोब्स का ग्रोथ हो जाता है। किसके साथ? फंगस के साथ। किसके साथ? फंगस के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। तो फ्लक्स क्या होता है? मेस लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा? मेस लाइक स्ट्रक्चर होता है। कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर इन इन्फ्लुएंस। अब ये जो माइक्रोब ग्रो किया है ना, वो क्या कर देगा? जो ऑर्गेनिक मैटर उस वाटर में उपस्थित है उसको कंज्यूम कर लेता है। जो ये माइक्रोब यहाँ पे ग्रो किया था फंगस के साथ, फ्लॉक बनाया था, वो उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है ना उसको कंज्यूम कर लेता है और बीओडी को रिड्यूस कर देता है। बीओडी को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। अब देखते हैं बीओडी क्या होती है। बीओडी क्या होती है? 1 लीटर पानी में उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर को पचाने के लिए, 1 लीटर पानी में उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया जितना ना ऑक्सीजन का यूज करता है, वही हमारा क्या हो जाता है? बीओडी हो जाता है। मान लीजिए 1 गिलास जो है ना, 1 गिलास हम ऑर्गेनिक मैटर ले लीजिए, मतलब ऑर्गेनिक वाटर ले लीजिए, मतलब जो कि पोल्यूटेड वाटर ले लीजिए। कौन सा? पोल्यूटेड वाटर ले लीजिए 1 लीटर 1 गिलास में, और उसमें माइक्रोब्स को डालिए। जब तक इसको पचाएगा, जब से इसमें से मतलब इसमें से ऑर्गेनिक मैटर को जब तक वो पचाएगा 1 लीटर को, तब तक कितना वो ऑक्सीजन यूज कर रहा है, ठीक है ना। तो 1 लीटर ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया जितना ऑक्सीजन का यूज करता है, वही क्या होता है? बीओडी कहलाता है। हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है। मोर पोल्यूशन मोर बीओडी। भाई ज़्यादा जब हमारा वाटर पोल्यूटेड रहेगा तो हम बीओडी भी ज़्यादा ही होगा, यानी मोर पोल्यूशन मोर बीओडी। मोर पोल्यूटिंग पोटेंशियल मोर बीओडी, या मोर ब्यूटी या मोर पोल्यूटिंग पोटेंशियल बोल दीजिए, सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। मोर ब्यूटी मोर पोल्यूटिंग पोटेंशियल। अब देखिए हमारी जो गंगा थी और ये जो हमारी यमुना नदी है ना, बहुत गंदा हो चुकी है इस समय। मतलब उसमें लोग क्या किए? बहुत गंदे चीज़ कर रहे हैं। मतलब जो हमारी शहरों का जो म्युनिसिपल वास्ट वाटर है उसको डायरेक्ट उसमें डाला जा रहा है, गंगा यमुना में। उसको देखते हुए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो कमेटी थी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट कम्युनिटी, उन्होंने क्या किया? गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान निकाला। क्या? गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, जिससे क्या किया जा सके? गंगा को यमुना को क्या किया जा सके? साफ किया जा सके। अब देखते हैं माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस किसको बोलते हैं? बायोगैस किसका मिक्सचर होता है? मेनली मीथेन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हमारा क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है और मीथेन हो जाती है। मेनली मीथेन होगी, 60% से ऊपर होती है। देखिए, मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस बाय माइक्रोब सच एज मिथेनोजन सेलुलोजिक मटेरियल पर ग्रो करते हैं। जो मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स जो मिथेनोजन होते हैं ना, वो सेलुलोजिक मटेरियल पे, मान लीजिए हमारी जो गायें होती हैं वो क्या खाती हैं? पेड़ पौधों की पत्तियों को खाती हैं, जो कि पत्तियां किससे बनी होती हैं? सेलुलोज की बनी होती हैं। तो उन पे क्या करेगा कि हमारा जो मिथेनोजन है काम करता है, उस सेलुलोजिक मटेरियल पे मिथेनोजन ग्रो करता है और एनारोबिकली रेस्पायरेशन करता है। कैसा? एनारोबिक रेस्पायरेशन, मतलब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में वहाँ पे रेस्पायरेशन करता है, तथा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो जो मिथेनो बैक्टीरिया होता है वो सेलुलोजिक मटेरियल पे ग्रो करता है तथा उसे एनारोबिकली उस पर काम करके उस पर रेस्पायरेशन करता है तथा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है। कैटल डंग कंटेन डिच बैक्टीरिया। और जो मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं मेनली किसमें पाए जाते हैं? गोबर में। किसमें? गोबर में, यानी जो कैटल का डंग होता है, कैटल डंग या गोबर में पाए जाते हैं। सो डंग इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस। इसीलिए जो डंग होता है ना उसका उपयोग किया जाता है बायोगैस के प्रोडक्शन में, ठीक है। अब देख लीजिए, जो बायोगैस हमारा बन गया, जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, उसका उपयोग हम कहाँ करेंगे? कुकिंग के लिए और लाइटनिंग के लिए। किसके लिए? कुकिंग के लिए और लाइटनिंग के लिए। तो जो हमारा बायोगैस प्रोडक्शन था, उसका बायोगैस का उपयोग कहाँ पे करेंगे? कुकिंग के लिए और लाइटनिंग के लिए। जो हमारा बायोगैस
प्लांट है ना, बायोगैस प्लांट है ना, उसका डेवलपमेंट किसने किया था? KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, और एक था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया था। जो हमारा बायोगैस था ना, जो बायोगैस हमारा बायोगैस प्लांट था, उसका खोज किसने किया था, चाहे उसको किसने इंस्टॉल करवाया था? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए क्या होता है ना कि हम जमीन में क्या बनाते हैं, 10 से 15 फीट का एक कंक्रीट का हम क्या बनाते हैं, कंक्रीट का क्या बनाते हैं, एक समझिए रूम बनाते हैं। और उसमें क्या किया जाता है ना कि डंग को प्लस वाटर को मिला के, जो हमारा गोबर होता है और वाटर को मिला के स्लरी बनाया जाता है। उस स्लरी को इसमें डाल दिया जाता है, उस स्लरी को क्या कर दिया जाता है, इसमें डाल दिया जाता है, उस स्लरी को इसमें डाल दिया जाता है। और उस जो उसमें डंग होता है, डंग में क्या पाए जाते हैं, मिथेनोजन पाए जाते हैं, मिथेनोजन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब मिथेनोजन बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस डंग पे काम करेंगे, जो कि डंग किससे बना है, सेलुलोजिक मटेरियल से। तो सेलुलोजिक मटेरियल पे काम करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन गैस को बनाते हैं। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। कहाँ जाती है, यहाँ पे ऊपर जाती है। और किसमें उपस्थित हो जाती, किसमें जाके इकट्ठा हो जाती है, गैस होल्डर में। किसमें, गैस होल्डर में इकट्ठा हो जाती है। और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इनका सप्लाई कर देते हैं, यहाँ से हम सप्लाई कर देते हैं। और जो नीचे शेष बच जाता है, मान लो कि पूरा तो बचेगा नहीं, मतलब पूरा से तो मीथेन गैस हम बना नहीं सकते, तो जो बचेगा उसको हम इधर से क्या कर लेते हैं, निकाल लिया जाता है। इधर से क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। ठीक है ना। तो ये वही चीज़ लिखा है, आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है। तो देखिए, ए कंक्रीट टैंक 10 to 15 फीट टू कलेक्ट बायो वास्ट इन स्लरी ऑफ डंग। यहाँ पे देखिए, ए फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी। देखिए फ्लोटिंग कवर होता है, मतलब ज़्यादा जब प्रेशर होगा तो ऊपर जाएगा, और जब कम प्रेशर होगा तो नीचे आएगा। तो हम पता कर सकते हैं भाई, जब ज़्यादा गैस बनेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, जिससे ये ऊपर जाने लगेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा। जहाँ से हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ का टोटी खोल देंगे, जिससे आगे गैस जा सके। अब देखिए, आउटलेट टू सप्लाई बायोगैस। यहाँ पे आउटलेट होता है, यहाँ पे क्या होता है, आउटलेट होता है, जिससे बायोगैस क्या हो सके, सप्लाई हो सके। आउटलेट टू रिमूव स्पेंट स्लरी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। आगे देखते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं। बायो को कंट्रोल करने वाले एजेंट, मतलब बायो मतलब लाइफ, तो जो दूसरे माइक्रोब्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, उनको कंट्रोल करने के लिए जो एजेंट होते हैं वही बायो कंट्रोल एजेंट हो गए हमारे। तो जहाँ पर केमिकल्स के स्थान पे बायो कंट्रोल एजेंट का यूज किया जा रहा हो, सबसे देखो, बायो कंट्रोल जब, मतलब जो बायो कंट्रोल पहले नहीं थे ना, तो उससे पहले हम किसका उपयोग करते थे, केमिकल्स का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे, केमिकल्स का। जैसे DDT था, तो उससे क्या हो जाता था ना कि बायो मैग्निफिकेशन हो जाता था। बायो मैग्निफिकेशन का मतलब यही कि वहाँ पे टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाती थी, जिससे वहाँ का भूमि क्या हो जाता था, बंजर हो जाता था। तो इसको देखते हुए वैज्ञानिकों ने क्या किया, बायो कंट्रोल एजेंट्स को इंट्रोड्यूस किया। बायो कंट्रोल एजेंट्स को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। कोई भी जीव जो उगाई हुई फसल को बर्बाद करे, वो क्या होता है, पेस्ट होता है। तो पेस्ट किसे बोलते हैं, पेस्ट कोई भी जीव हो सकता है जो कि फसल को बर्बाद करे। हमारी बटरफ्लाई हो जाएगी, कोई भी आप सोच सकते हैं, कोई भी इंसेक्ट आप खेत में देख लीजिए अपने, जो हो वही क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाता है, जो कि हमारे फसल को बर्बाद करते। केमिकल पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइडल पेस्टिसाइड्स सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होते हैं। जो केमिकल पेस्टिसाइड होते हैं ना, और जो इंसेक्टिसाइडल पेस्टिसाइड, जो केमिकल पेस्टिसाइड किसको मारेंगे, पेस्ट्स को। कोई भी पेस्ट हो सकता है जो कि फसल को हमारे बर्बाद करे। इंसेक्टिसाइडल पेस्टिसाइड जो कि किसको मारेगा, इंसेक्ट्स को मारेगा। ठीक है ना। तो केमिकल पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइडल पेस्टिसाइड सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होते हैं। सभी क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होते हैं, और पोल्यूशन फैलाते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं और नॉन हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो देखिए, जो केमिकल पेस्टिसाइड होगा और इंसेक्टिसाइडल पेस्टिसाइड पहले यूज होता था, वो क्या था, सभी ऑर्गेनिज्म के लिए हानिकारक था। वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म हो या नॉन हार्मफुल ऑर्गेनिज्म हो, यानी हमारे लिए लाभदायक हो और हानिकारक हो, दोनों के लिए वो हानिकारक था। इसको देखते हुए वैज्ञानिकों ने क्या किया था कि बायो कंट्रोल एजेंट्स का खोज किया। अब देखिए, एग्जाम्पल ऑफ बायो कंट्रोल, लेडी बर्ड या बीटल टू गेट रीड ऑफ ए फीड्स। जो माथ होता है ना, उसको कम करने का, उसको खत्म करने के लिए लेडी बर्ड का उपयोग किया जाता है। लेडी बर्ड क्या करेगी, माथ को खा जाएगी। ठीक है ना। जो ड्रैगन फ्लाई होती है, वो किसको, मॉस्किटो को खा जाती है। ड्रैगन फ्लाई किसको खा जाती है, मॉस्किटो को खा जाती है, मच्छर को खा जाती है। और जो गैम्बूसिया मछली होती है ना, मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है। जो हमारी गैम्बूसिया मछली होती है, वो मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है। तो एग्जाम्पल आप बायो कंट्रोल याद कर लीजिए, लेडी बर्ड या बीटल
जो कि एफिड्स या माथ को खा जाती है। एक बर्ड होती है। अब ड्रैगन फ्लाई क्या करती है, मॉस्किटो को खा जाती है। और गैम्बूसिया मछली होती है, वो मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है। अब देखिए, बैसिलस थ्यूरियोजेंसिस कंट्रोल बटरफ्लाई कैटापिलर्स। क्या कंट्रोल करता है? बटरफ्लाई कैटापिलर्स को। जो बैसिलस थ्यूरियोजेंसिस वो कहता है, वो किसको कंट्रोल करता है? कि कंट्रोल बटरफ्लाई कैटापिलर्स। इसको पानी में मिलाकर, जो बैसिलस थ्यूरियोजेंसिस है ना, उसको पानी में मिलाकर ब्रेसिकस, जो हमारे सरसों हो गया, जो ब्रेसिका वाले हो गए, जो हमारे फ्रूट्स हो गए, उनको ऊपर छिड़काव किया जाता है, जिससे इंसेक्ट्स का लार्वा द्वारा क्या कर लिया जाएगा। मान लीजिए कोई पौधा है, उसके ऊपर क्या करेंगे हम, बैसिलस थ्यूरियोजेंसिस को पानी में मिला के उसके ऊपर हम पौधे के ऊपर क्या कर देंगे, छिड़काव कर देंगे। मान लो कि इंसेक्ट आया, अपने लार्वा को उसके ऊपर छोड़ा, तो जिससे लार्वा क्या करेगा कि उस बैसिलस थ्यूरियोजेंसिस को खा जाएगा, जिससे वो बैसिलस थ्यूरियोजेंसिस क्या होता है ना, कि उस लार्वा के गट में जाता है। किस में जाएगा? गट में, एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, और वहाँ पे एक्टिव हो जाता है। वहाँ पे क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है, और उसके इंसेक्ट उसके गट को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आपके मन में ये जरूर सवाल आता होगा कि मान लीजिए उस पौधे को हम खा गए, क्या किए, हम खा गए, तो हमारे लिए हानिकारक रह नहीं है? वो बैसिलस थ्यूरियोजेंसिस है, हमारे लिए भी तो हानिकारक हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो बैसिलस थ्यूरियोजेंसिस होता है ना, उससे एक प्रोटीन निकलता है जिसको हम क्राई प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राई प्रोटीन। और जो बैसिलस थ्यूरियोजेंसिस होता है, उसके पास एक क्या पाया जाता है? बैसिलस थ्यूरियोजेंसिस टॉक्सिक जीन पाया जाता है, जिससे हमारा क्राई प्रोटीन निकलता है। तो जो यही क्राई प्रोटीन होता है, यही क्राई प्रोटीन होता है जो कि कहाँ पे एक्टिव होता है जाके? वही लार्वा के एलिमेंट्री कैनाल में या गट में जाके एक्टिव हो जाता है। और इसको एक्टिव होने के लिए एल्कलाइन गट की आवश्यकता पड़ती है। तो जो हमारा लार्वा होता है ना, जो मच्छर हो गया, चाहे कोई भी कीट पतंग हो गए, उनका लार्वा होता है वो एल्कलाइन होता है। कैसा होता है? एल्कलाइन होता है। लेकिन जो ह्यूमंस का गट होता है ना, वो एसिडिक होता है। तो एसिडिक मीडियम में एक्टिव नहीं होता है, जिससे हमको कोई हानि नहीं पहुंचती है और इंसेक्ट को हानि पहुंचती है। अब देखिए, माइक्रोब्स एज अ बायोफर्टिलाइजर्स। बायोफर्टिलाइजर्स वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स और क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। बायोफर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। उसमें बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया कुछ भी हो सकता है। बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया। अब देखते हैं राइजोबियम क्या होता है? राइजोबियम। देखिए, बैक्टीरिया, राइजोबियम क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है। इज सीन इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो ये बैक्टीरिया होता है ना, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट के साथ अटैच होकर नोड्यूल्स बनाता है। क्या बनाता है? नोड्यूल्स बनाता है। जो आप इसको मिनरल न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर है ना, उसमें इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो राइजोबियम होता है, वो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट के साथ क्या बनाता है? नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। और जो एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर होता है ना, मिट्टी की नाइट्रोजन इनरिचमेंट को बढ़ा देते हैं। जो मान लीजिए मिट्टी में पहले 2 ग्राम क्या था, मान लो 2 ग्राम नाइट्रोजन था, तो जब एजोस्पाइलम और एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया आएंगे वहाँ पे, तो कहाँ कितना हो जाएगा? 10 ग्राम हो जाएगा। मतलब वहाँ पे जो वहाँ पे नाइट्रोजन इनरिचमेंट था ना, जो नाइट्रोजन की मात्रा थी, उसको क्या कर देता है? बढ़ा देता है, एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर। माइकोराइजा क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसके किसके बीच में? फंजाई के बीच में और हायर प्लांट्स के रूट के बीच में। तो रूट ऑफ हायर प्लांट्स। तो माइकोराइजा क्या होता है कि फंगा हो गया जो ग्लोमस, फंगस कौन सा? फंजाई, ग्लोमस, और किसके बीच में? रूट ऑफ हायर प्लांट्स। तो माइकोराइजा क्या होता है? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंजाई और हायर प्लांट्स के रूट के बीच में। तो हायर प्लांट्स के रूट को कौन सा हो जाता है? पाइनस का। कौन सा? पाइनस हो गया, जिसमें क्या होता है? अनब्रांच्ड स्टेम पाया जाता है। पाइनस होता है और हमारा सीड्रस होता है, उसमें अनब्रांच्ड स्टेम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? तो पाइनस के रूट के साथ फंजाई यदि जुड़ जा रहा है तो उसको माइकोराइजा बोल देंगे, ठीक है ना। फंगस गेट फूड फ्रॉम प्लांट। जो फंगस होगा ना, वो किससे फूड लेगा? प्लांट के द्वारा क्या करेगा? फूड को लेगा। ह्यूमन में क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन ह्यूमन में पाया जाता है। जैसे लाइकेन होता है कि नहीं होता है, एल्गी प्लस फंजाई के बीच में, एल्गी और फंजाई के बीच में जो लाइकेन का एसोसिएशन होता है ना, सिम्बायोटिक, वैसे ह्यूमन में भी होता है। सिकम में क्या होता है? सिकम में शायद ई कोलाई बैक्टीरिया होती है हमारी, ई कोलाई, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है? क्लोरोफिल ए पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसीलिए ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब होते
हैं। और क्या करते हैं, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होगा उसको क्या करते हैं, फिक्स करने का काम करते हैं। साइनोबैक्टीरिया की एग्जांपल एनाबिना नोस्टाकर ओसिलेटोरिया हो जाता है। एनाबिना नोस्टाकर ओसिलेटोरिया, एनाबिना नोस्टाकर ओसिलेटोरिया, ओसिलेटोरिया हो जाता है। देखिए इन पैडीफिल साइनोबैक्टीरिया सर्व्स एज अ बायोफर्टिलाइजर्स। पैडीफिल्स में साइनोबैक्टीरिया किसके रूप में काम करता है, बायोफर्टिलाइजर के रूप में। यह क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर को इनको सॉइल के साथ ऐड करता है तथा उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और नए तो हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।